NEET 2024, welcome to India's most loved bio channel, one and only Vedantu Biotonic. 50% of the NEET syllabus bio का होता है। अगर आपकी 11th वेस्ट हो गई है, अब आपके पास बचा है सिर्फ 1 साल, और इस 1 साल में आपने NEET 2024 की तैयारी कैसे करनी है, तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ लेकर कैसे चलना है, किन बुक से पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, पेपर पैटर्न इस साल क्या रहेगा, इन सब चीजों के जवाब मैं आपको देने वाली हूं। सो अगले 10 to 15 मिनट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए लेट अस स्टार्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2024। पूरे साल का रोड मैप मैं आपको अभी इसी लेक्चर में दूंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहती हूं दैट आपको प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और सबसे बड़ी बात, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट है, जिसको मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, वो जरूर ज्वाइन कीजिए। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, हमें क्या करना है। देखो बेटा, सबसे पहली चीज जो आपको नंबर 1 यहां लिखी नजर आ रही होगी वो है एग्जाम पैटर्न। अब आप सोच लोगे मैम पैटर्न तो वही है जो 3-4 साल से चल रहा है, पर यहीं पर गलती हुई है। आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम का चेंज्ड पैटर्न है उसका मतलब है अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है बेसिक्स के ऊपर। तो अगर आप किसी ऐसी बाई चांस गलती से कोचिंग में हो जहां हाईफाई चीजें, आउट ऑफ सिलेबस चीजें, ताकि टीचर हीरो बन जाए टाइप की चीजें कराई जा रही है, तो वो आपने नहीं करना है। दिस इज द न्यू पैटर्न। ये न्यू पैटर्न पूरी एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। अगर कुछ बच्चे मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने एमटीजी पब्लिकेशंस में वानी मैम की बुक ली होगी, विच इज बिकम अ नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक। राइट, ये क्यों बता रही हूं मैं? क्योंकि अगर आपने वो बुक देखी है तो आपने देखा होगा उस बुक में मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं, assertion, reason और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस उठाकर खुद बनाए हैं और बुक में पेज नंबर दिया एनसीईआरटी का कि इस पेज पे आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको बता रहा है कि पैटर्न अब चेंज हो चुका है। सो जब आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, अपनी बेसिक पे पढ़ाई करनी है एनसीईआरटी बेस्ड। वही चीजें हम वेदांतु बायोटॉनिक पर भी करेंगे। यहां पर आपको फ्री में पूरी बॉटनी और जूलॉजी नए पैटर्न के हिसाब से कराई जाएगी। प्लीज मेरे वो लेक्चर्स भी देख लीजिए जहां मैंने बिग रिवील करके आपको आपका नया सिलेबस दिया है। अब हम सेकेंड रोड मैप के पॉइंट पे आते हैं, विच इज नथिंग बट द प्लान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम पढ़ रहे हैं पर हम फीलिंग ऑफ लॉस्ट होते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता अपनी पढ़ाई पे, हमें यह समझ में नहीं आता कि हमारी पढ़ाई सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं। वो इसीलिए है क्योंकि हमने कोई प्लान नहीं बनाया, हमने पढ़ाई को एसेस करने का, टू फाइंड आउट वेदर वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, ये प्लान भी नहीं बताया। तो आपको क्या करना है? आपको तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलना है, आप उनको मैनेज कर सको। आपने एक ऐसा प्लान बनाना है जिसमें आप रिवाइज कर सको और रोज टेस्ट भी अपने आप को कर सको, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की है। देखिए, वैसे भी आप लोगों का सिलेबस सितंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आपको, मे बी अक्टूबर मिड से दिसंबर मिड तक आपको अपनी 11th करनी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की 11th वेस्ट हो गई होगी। तो जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा, आप बहुत लॉस्ट फील करोगे, जैसा मैंने आपको पहले बोला है। सो मेक श्योर आपके पास एक प्लान हो, उस प्लान में आपकी पढ़ाई भी हो, तीनों सब्जेक्ट्स मैनेज भी हो रहे हो, आपके टेस्ट भी हो रहा, आपका रिविजन भी हो रहा। इस प्लान को फिर आप डे वाइज बांटो कि यार एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स नहीं होते। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में रहता है कि मैं एक दिन में तीनों करूं। नहीं, आइडियली स्पीकिंग आपका स्कूल टाइम है, आपका कॉलेज टाइम है, तो उसके साथ मैक्सिमम आप एक सब्जेक्ट एक दिन में कर सकते हो। पर अगर आपने 2 भी करना है तो आप दिन में कैसे पढ़ाई कर रहे हो, इस वीक में आपके कितने टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं, इस मंथ के एंड तक आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है। तो एक पहले होता है एक मैक्रो प्लान बनाओ, एक महीने का प्लान बनाओ। इस महीने में फिजिक्स की ये 2 यूनिट, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में ये, ऑर्गेनिक में ये, बॉटनी में ये, जूलॉजी में ये, और फिर उसको वीक वाइज और डे वाइज स्केड्यूल करो। आई रियली, अब देखो आपका एक नया साल शुरू हो रहा है, इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट, आपके पास बहुत टाइम है अपनी चीजों को रीवर्क करने का।
मैं चाहती हूं कि आप शुरू से नंबरों के पीछे मत भागो, आप शुरू से मत करो मैं सिलेबस खत्म करूं, नहीं, टेंशन मत लो, सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका अक्टूबर आते आते। आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। जो गलती आपने 11th में की थी कि आपके फंडामेंटल्स हिले हुए थे, आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, आप फोकस करो बायो पे, आप फोकस करो फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो इस साल आपका फोकस होना चाहिए अपने बेसिक्स पे। बेसिक्स को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जो चीज आपने 15 दिन पहले पढ़ी है, आपको पता है भूल जाते हो, आप क्या सब भूल जाते हो, तो आपने थोड़ी देर पहले जो चीज पढ़ी आपने उसका कंसिस्टेंट रिवीजन करना है। आपने चीजों को एक बार पढ़ा, आपने पहले रीड किया, रीड करने के लिए प्लीज अपनी एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। उसके बाद आप उसके बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आप बार बार उन्हीं नोट्स के थ्रू रिवाइज करिए। जब आपको पता चल गया यार मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैंने छोटे से नोट्स बना लिए, मैंने रिवाइज कर लिया, अब उसके सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब आपका कॉन्सेप्ट एक बार वीक हो गया, आपको चीजें समझ में आ गई, अब फोकस करो अपनी स्पीड पर और अपनी एक्यूरेसी पर। बहुत बार ऐसा होता है हम गलत पढ़ रहे होते हैं, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही होती, हमें पता नहीं चलता हम क्यों स्कोर हमारा इंप्रूव नहीं हो रहा, हम क्यों स्टक फील कर रहे हैं। उस टाइम पे बेटा इस साल घबराना नहीं है। 11th में हो सकता है शर्म आ गई, 11th में ये नहीं समझ में आई यार बहुत पैसे देके कोचिंग ज्वाइन की थी, अब तो मुझसे नहीं हो पा रहा है, राइट, आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो उस टाइम पे सीख गाइडेंस, इट इज ओके, बोलो मेरे से गलती हुई है, बोलो मुझे टेंशन हुई है, बोलो मेरे से नहीं हो पा रहा है, सीख गाइडेंस। वेदांतु बायोटॉनिक वानी मैम के पास आओ, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम, you can get in touch with me on the comment section, but you seek guidance, you seek support, राइट। आप अपने कोचिंग है, आप कहीं पढ़ रहे हो, आप वेदांतु के लॉन्ग टर्म स्टूडेंट हो, आप आइए। इस चैनल पे मैं पिछले 3 सालों से पढ़ा रही हूँ अकेले, वन मैन आर्मी, कोई नहीं है मेरे साथ, अकेले आई एम डूइंग थिंग्स। मैंने एक एक टिप, स्ट्रैटेजी, सब कुछ इस चैनल पे आप लोगों को दे दिया है, राइट। आपको पुराना सारा पढ़ाया हुआ, वन शॉट लेक्चर्स, एनसीईआरटीज, एमसीक्यू सब मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बात करिए, बट अपने पे टेंशन मत लो। आप अपने किसी पुराने स्टूडेंट से बात करो जो डॉक्टर बन गया, किसी मेंटोर से, किसी टीचर से, बट सीक गाइडेंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोड मैप में बताना चाहती हूँ बेटा, पता है क्या होगा, इस साल आप बहुत डिमोटिवेट होगे, पढ़ रहे हो, नंबर नहीं आएंगे, आपको कई बार बहुत सैड लगेगा, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, मेरा पढ़ना वाकई में जेन्युइनली मैं पढ़ूं भी या छोड़ दूं, राइट। जेन्युइनली मतलब ये रोड मैप यार मैं आपको एक एक सब्जेक्ट के साथ बता दूंगी, बट दिस इज लाइक द फर्स्ट लेक्चर एवर फॉर 24। तो आपको लगेगा यार मैंने नहीं करना, मुझसे गलती हो गई, मैं फंस गया यहाँ फंस गई, ये तो मेरे पैर। बेटा बहुत अप्स एंड डाउन वाली लाइफ है ये। एक बार आपके नंबर आ जाएंगे 500, 550, 600, अगले बार हो सकता है 200 आ जाए, आपका मन करेगा गिव अप करने। अगर आप कोटा जैसे शहर में हो, मैं हमेशा मुझे फील आता है बच्चे अपने माँ बाप से इतना दूर, इतने अकेले, ऐसी जगहों पर जहां सब लोग उनके ऊपर प्रे कर रहे हो, उनको परेशान है बच्चे। उस टाइम पे यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, मैं क्यों डॉक्टर बनने चाहा, क्या है ऐसा कि मैंने लोगों को सर्व करना है, मेरा सपना है, मेरे माँ बाप का सपना है। उस टाइम पे वो व्हाइट कोट याद करना है, वो स्टेथोस्कोप याद रखना है। और गाइस मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब ठीक है, लास्ट में बीमार हो जाएंगे, गलत खाएंगे। यस, तो बेटा हेल्थ का, मेंटल हेल्थ, राइट, ये कोई इमोशंस में नहीं पढ़ना, रिलेशनशिप्स में नहीं पढ़ना, एक मेंटल हेल्थ और एक फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। थोड़ा प्राणायाम, योगा, चैंटिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, थोड़ा थोड़ा ये सब भी करते चले जाना है। एक साल इज नॉट अ स्मॉल टाइम, राइट, आपको टाइम लगेगा, एक पूरा साल है, अगले साल मई में आपका एग्जाम होगा, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अब नीट 2024 की बात करते हैं, तो ये एग्जाम इस साल के एंड तक आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे हर बार आता है, सेवरल मंथ्स बिफोर रिलीज आ जाएगा, राइट। तो आपको पता है कि अगले साल, अब तो कोविड जा चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है, तो लगभग वैसे ही फर्स्ट संडे जो होता है आपका मई 2024 का, उसमें आपकी डेट आनी चाहिए, राइट, काफी देर पहले। और किसी इंफॉर्मेशन सोर्स को, किसी को बिलीव नहीं करना एक्सेप्ट वेबसाइट ऑफ एनडीए। यहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम से काफी पहले आ जाती है। काफी बच्चे ऐसे होंगे उनको भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या पढ़ना है। 50% आपका बायो है, बायो में आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है,
जब आपका सिलेबस खत्म होने लगेगा तब मैं आपको बताऊंगी, जैसे इकोलॉजी हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एवोल्यूशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज्यादा करना है। अभी आप 11th की टेंशन छोड़ दो, आपने 11th के बारे में सोचना ही नहीं है। आप सोचो, आप 10th से, जिन बच्चों का 11th नहीं हुआ, आप सोचो आप 10th से सीधा उठ के 12th में आ गए, बीच का एक साल भूल जाओ, एग्जिस्ट भी करता था, छोड़ दो, लाइट ईयर की तरह है वो, कहीं वो क्या कहते हैं उसको, लाइट को क्या कहते हैं, वो ब्लैक होल में चला गया। मैं आपको अक्टूबर के बाद सब रिवाइज करवा दूंगी। फर्स्ट वीक ऑफ मई से आपकी रेगुलर क्लासेस, इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ मंडे से ही आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू कर दूं, राइट। पर अब आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपने और कुछ नहीं करना है। इस साल, एक साल में आप इजीली 12th और 11th दोनों का सिलेबस कर सकते हैं। तो अब आप 11th को भूल जाओ, 11th का ऐसा कोई टॉपिक जो 12th से रिलेटेड है, आपको आ रहा है, आप बीच में थोड़ा फ्री हो, आप रिवाइज कर लो। पर वैसे आपको 11th का कुछ नहीं करना, आपका पीसीबी ऑफ क्लास 12th आपका मेन है, आप बस उतना कर लो। फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे बाद में रिवाइज किस टॉपिक से किया जाए, राइट। तो आपको नीट एग्जाम देना है, जो एक नेशनल लेवल एग्जाम है, जो एनटीए कंडक्ट करता है। एक चीज और मैं आपको रोड मैप बताना चाहती हूँ, बेटा कितने बच्चे होते हैं उनको ना बाद में पता चलता है कि 17 ईयर्स के नहीं है। तो अगर ऐसा है, आप इस साल अभी 11th पढ़ो, फिर अपनी अगले साल 12th, क्योंकि आप दे ही नहीं पाओगे, राइट। तो इस साल बोर्ड जितनी 12th करना, तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 17 ईयर्स। ये आपकी एज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इस साल एग्जाम दे रहे वो 31 दिसंबर 2023 से पहले 17 साल पूरे होने चाहिए। आपके 31 दिसंबर 2024 से पहले 17 साल पूरे होने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे तो आप एलिजिबल नहीं हो, राइट। आपका फिर वही होगा 720 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, बायो के 90 करने, बॉटनी जूलॉजी 5-5 ऑप्शन, 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री के होंगे, 45-45 करने, 180 मल्टीपल चॉइस करने, 720 मार्क्स है, 5 आवर्स 20 मिनट्स आपका टाइम है, +4 है -1 है। 60% सिलेबस आपके 12th से आता है, 40% सिलेबस आपके 11th से आता है। कट ऑफ तो आप ये सोच लो, इस साल 720 तो जाएगी कट ऑफ। इस साल 21 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है 2023 में, तो आप सोचिए कट ऑफ कितनी बढ़ती चली जा रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप अपना 500% दो अटेम्प्ट। ये देखिए सेकंड चीज, कट ऑफ बढ़ने की, देयर इज नो अपर एज लिमिट। 3 बार 4 बार 5 बार ड्रॉप करके भी बच्चे देते रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, +4 -1। 21 लाख बच्चा इस साल दे रहा है, 21.5 22 लाख बच्चा अगले साल एग्जाम देगा, ड्रॉपर भी होगा, क्या पता 22 लाख बच्चा हो जाए। सो प्लीज इंश्योर करें, क्योंकि अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए ना, तो बीएससी वाले भी फॉर्म भरते हैं, राइट। मेरे एक स्टूडेंट है, एमएससी फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर एग्जाम क्रैक किया है। सो दैट इज व्हाई कंपटीशन तो बेटा बढ़ता ही चला जा रहा है। अब मैं आपको एक सैंपल स्केड्यूल भी देखूंगी। अब बेटा देखो, हो सकता है आप 3 टाइप के स्टूडेंट्स हो। कई बच्चे हो जो बिल्कुल ही डमी एडमिशन वाले हैं, राइट, बिल्कुल उनकी डमी एडमिशन है। डमी एडमिशन का मतलब उनको स्कूल जाना ही नहीं है। कई बच्चे जिन्होंने सुबह से शाम तक कोचिंग ले रखी है। कई बच्चे जो बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है 2024 अभी से कुछ 2023 वाले जो ड्रॉप करके बैठे, उनको लग रहा है यार मैं तो बस ड्रॉप कर दिया है। तो आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के हो सकते हो। तो स्केड्यूल तो एक ऐसी चीज है, किसी की नहीं माननी, आपने वही स्केड्यूल फॉलो करना है जो आपको ठीक है। कई बच्चे होते हैं जो अर्ली राइजर होते हैं, मॉर्निंग बर्ड्स। कई बच्चे होते हैं लेट नाइट आउट, रात को 2 3 4 बजे तक पढ़ते हैं। कई होते हैं सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे सो जाते हैं। सो योर स्केड्यूल, कई बच्चे होते हैं दोपहर को 1 घंटा सोते हैं, रात को लेट तक पढ़ते हैं। सो स्केड्यूल तो बहुत पर्सनल है, बट फिर भी इसका मतलब ये कि आपने यार कम से कम 7-8 घंटे तो शुरू से रोज पढ़ना है ना। अभी 23 वालों को मैं कह रही हूँ कि यार तुम लोग एटलीस्ट 12 13 14 घंटे पढ़ो। तो सुबह उठो, उसके बाद एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आग नहीं लगी, अभी 1 साल है, तो सुबह उठ के मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट और फिर पढ़ो। यूजुअली अगर कई बच्चे जिनका पढ़ने में मन कब लगता है, जो मतलब अभी तक सिटिंग नहीं बनी है इतने, तो सुबह बायो से शुरू करो, ताकि आपको यार उस सब्जेक्ट से शुरू करो जो अच्छा लगता है, आप पढ़ पाओ। जिन बच्चों की मतलब बन चुका है, पढ़ने का लय बन चुका है, पढ़ रहे हैं, वो फिजिक्स से शुरू करो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो जो बच्चे यूजुअली पढ़ने में ओके है, अभी शुरू करने हैं, वो बायो से स्टार्ट करें। जिन बच्चों का रिदम बन चुका है, जो पढ़ रहे हैं, जिनका रिदम सेट हो चुका है, वो प्लीज फिजिक्स के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें सुबह, बिकॉज माइंड इज एब्सोल्युटली फ्रेश। बेस्ट टाइम टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए। आपको मैं प्रेफर करूंगी यूजुअली अभी लास्ट के 3-4 महीने में बोलते हैं कि आप लंच ब्रेक के बाद बिल्कुल भी सोना नहीं है, टेस्ट देना है, पर अभी आप लंच ब्रेक के बाद थोड़ा सा सो सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए रोज टाइम, सी व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर इज, आप अपना निकाल सकते हो कि मैंने कैसे पढ़ना है। आपने पीवाईक्यूज के लिए टाइम निकालना है, आपने 1-1 1.5 घंटा पढ़ के 10-10 मिनट की ब्रेक लेनी है, राइट। आपने स्पेशल रिवीजन के लिए, वीक एरियाज के लिए टाइम निकालना है, राइट। आपने शाम के टाइम जो मन कम लगता है, हलचल है घर में,
उस टाइम पे कंफर्टेबल इजी टॉपिक्स करने हैं, राइट एवरीबॉडी। रात को सोने से पहले आपने रिवीजन करना है, और सोने से पहले के बच्चों को नींद की प्रॉब्लम होती है तो शुरू से योग निद्रा सॉफ्टवेयर लगा दिया, रिलैक्स कर दिया, राइट, और पढ़ाई। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक, यू हैव टू टेक इनफ ब्रेक्स, you have to give time for revision, you have to give time for PYQs, you have to give time for doing the important easy topics and also give time to do the complex topics. So this is like a way, ये एक sample schedule है, आप अपने हिसाब से अपने physical activity, अपनी hobbies, अपनी break, अपने difficult topics, सुबह उठते हो, रात को उठते हो, लेट तक, अपना स्कूल कैसा है, डमी एडमिशन है, लॉन्ग टर्म है, उस टाइम से आप अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाइए। अब आते हैं कुछ फेजेस ऑफ प्रिपरेशन पे। सबसे पहले वाला जो फेज है, आपने कोशिश करनी है कि आप सिलेबस अच्छे से पढ़कर पढ़ाई करना शुरू करो। बेसिक एनसीईआरटी पे स्टिक करो, सिलेबस मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दो, अलग से कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब लिखकर कॉपियों में लिखना शुरू करो। तो पहले 3 महीने होंगे बस मैक्सिमम ग्राउंड कवर करने के, जी जान एक कर दो, लगा दो अपनी जान, बस पढ़ाई करो, राइट। ये आपका जो जो टॉपिक होता है उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके मॉक टेस्ट पेपर दो, क्वेश्चंस करो, और ये वो भी टाइम होगा जब साथ के साथ आपके नोट्स बन रहे हैं, साथ के साथ चीजें, ये आपके इंटेंस फेज ऑफ प्रिपरेशन है, जब आपकी पढ़ाई थ्योरी वाली ज्यादा हो रही है। दैट इज योर फेज नंबर 1। इसके बाद आएगा आपका फेज नंबर 2, राइट। फेज अब 1 हो गया, आपने सिलेबस, अब आपको धीरे धीरे पता चले, यार मेरे को फिजिक्स में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, यार मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है, मेरे से याद। इस टाइम पे आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा, इन जगहों पे, इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है जो आपके वीक रह रहे हैं, इनके आपने ज्यादा रिवीजन करना है, इन्हीं के आपने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। आपको पता है कि बायो तो मेरे पहले 3 महीने में काबू में आ गई है, मैं अगर अल्टरनेट डेज भी पढ़ूंगा तो हो जाएगी, बट भैया फिजिक्स में तो मेरा बैंड बज रहा है। तो जो आपके टॉपिक्स वीक रहेंगे, आपने सारा टाइम एक जैसा नहीं पढ़ाई करना। पहले फेज में आपने सब कुछ पीसीबी को साथ लेके चलो, सेकंड फेज में अगर आपका फिजिक्स वीक है उस पर ज्यादा फोकस करते हुए चलिए, एंड फाइनली जब आप सितंबर अक्टूबर तक आओगे तब आपका पूरा सिलेबस खत्म होना शुरू हो जाएगा। इस टॉपिक पे आपको जो टॉपिक्स आपको चैलेंजिंग लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, उनको तो करना है, पर पूरे 12 के मॉक टेस्ट पेपर देना, पूरे 12 का सिलेबस एसेस करना, देखना, टाइम मैनेजमेंट करना कि मेरा 12th खत्म हो जाए, मुझे 11th रिवाइज करना है। तो हर एक चीज आप फेज, ये नहीं कि जैसे 2 घंटे पढ़ाई अभी कर रहे हो अक्टूबर तक भी वैसे पढ़ाई की, हो सकता है अभी 4 करो, बीच के फेज में 6 घंटे हो, अक्टूबर आते आते आपकी 8 घंटा पढ़ाई हो जानी चाहिए। एंड फाइनली नवंबर दिसंबर में आपने पूरा रिवाइज करना है, 11th रिवाइज करना है, राइट। कंसिस्टेंट प्रिपरेशन रखनी है, क्योंकि आपको 12th भी करते रहना है, ऐसा नहीं कि 11th करने के चक्कर में 12th भूल गए, राइट। बट उस टाइम पे आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, अक्टूबर नवंबर आ गया, आपके एग्जाम में सिर्फ जैन फेब मार्च अप्रैल और 24 बचा होगा स्ट्रेस, तो उस टाइम पे आपको पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर करना है, 11th रिवाइज करना है, 12th भी करते रहना है, बोर्ड एग्जाम्स, प्रैक्टिकल फाइल्स। तो ये सारे आपके फेजेस के हिसाब से पढ़ाई होगी, राइट। इन सब चीजों के बारे में आई विल बी देयर टू होल्ड योर हैंड, आई विल बी देयर टू टेल यू एवरीथिंग, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत जल्दी आपकी क्लासेस में शुरू करने वाली हूं। सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें 12,000 बच्चे जुड़ चुके हैं 2 महीने में, डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट, ज्वाइन कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए 2024 आपकी क्लासेस कब से शुरू की जाए और आपके लिए क्या किया जाए। यस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।